स्वागत है सभी बच्चों का। और आज जो है फिर से एक नई क्लास है और नई क्लास में जो अपना पिछला टॉपिक था वो रूल्स ऑफ प्रोनाउन, वही मैंने यहाँ पर लिया है। और प्रोनाउन की तो एक्सरसाइज मैं करा चुका हूँ और फिर आपको आगे प्रोनाउन की क्लास एक्सरसाइज मिलेगी। प्रीपोजिशन की 2 एक्सरसाइजेज हो गई हैं। और इस तरह से देखिए, अगर आप पढ़ने वाले लड़के होंगे जो और पढ़ने की जो इच्छा रखते हैं तो उनके लिए काफ़ी हद तक अच्छा मटेरियल मैं दे पा रहा हूँ, मैं ऐसा सोच रहा हूँ। एक प्रैक्टिस देखो, उसमें तो 2 ही चीज़ होती है ना, कॉमन एरर्स और इसके बाद आपका जो वोकैब्स है मटेरियल वो होता है। और सबसे बड़ा और जो जिसके बारे में हम ये कह सकते हैं कि एक डेंजरस टॉपिक होता है वो कॉम्प्रीहेंशन होता है। कॉम्प्रीहेंशन को पढ़ाना अब इस तरह से तो काफ़ी मुश्किल है। उसकी मैं कोई टेक्निक निकालूंगा जो हम एक जम्बल्ड करके पैराग्राफ पढ़ते हैं और फिर उसको मतलब अनजम्बल्ड मिलता है तो जम्बल्ड करते हैं, मतलब सीरियल से लगाते हैं सेंटेंसेस को, तो वो भी बहुत बड़ा विषय है। तो उसको तो ऐसा होता है कि चलिए ठीक है, किसी न किसी दूसरे तरीके से या तो पीपीटी बना करके किसी न किसी माध्यम से उसको तो करना ही पड़ेगा। लेकिन अभी जो है तो जो हमारे रूल्स चल रहे थे मैं उसी रूल्स को आगे बढ़ाऊंगा। और ये बात ध्यान रखिए कि जो आप ढेर सारे जो कॉमन एरर्स और स्पॉटिंग एरर्स पढ़ते हैं और ढेर सारे सेंटेंसेस में आप सर्च करते हैं कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, ये रूल्स उसका बेस है। अगर आप इन रूल्स को पढ़ते हो और समझते हो तो निश्चित तौर पर इसका फ़ायदा मिलता ही मिलता है। तो अपनी अगली क्लास है, मतलब जो अब मैं इसमें से थर्ड डे वगैरह या सेकेंड डे वगैरह लेके चल रहा हूँ। थर्ड डे रूल्स ऑफ प्रोनाउन। देखो, जब आप सारे नियमों को देखेंगे मतलब 1 बाय 1 तो उसमें समय भी लगता है और मटेरियल भी बढ़ता है, क्लासेस भी बढ़ती हैं। तो इस तरह से हम जो यहाँ पर अभी इससे पहले प्रोनाउन के प्रकार पढ़े थे, शुरुआत में उसकी डिफिनीशन पढ़ी थी, फिर प्रोनाउंस का इंट्रोडक्शन पढ़ा था। इंट्रोडक्शन के बाद अब रूल्स जो हम चल रहे हैं कि कहाँ पर किस तरह का होता है। तो यहाँ पर रूल्स ऑफ प्रोनाउन चल रहा है, थर्ड डे है और हम यहाँ पर पॉजेसिव प्रोनाउन की बात करेंगे एक बार फिर से। और पॉजेसिव प्रोनाउन की बात जब हम करेंगे तो ये ध्यान से देखेंगे कि जो पॉजेसिव प्रोनाउन होता है वह सिर्फ पॉजेसिव प्रोनाउन ही नहीं होता है, वो पॉजेसिव एडजेक्टिव भी होता है। वो पॉजेसिव एडजेक्टिव भी होता है। बस ये होता है कि जो पॉजेसिव प्रोनाउन होता है ये विदाउट नाउन होता है, विदाउट नाउन होता है, और ये जो है विद नाउन होता है, विद नाउन होता है। यानी अगर हम पॉजेसिव प्रोनाउन की बात करें तो वो आपका पॉजेसिव प्रोनाउन जो होगा, मतलब जितने हम पॉजेसिव प्रोनाउन पढ़ते हैं वो पॉजेसिव एडजेक्टिव भी है, लेकिन उसमें भी आपको वीडियो को ध्यान से देखना पड़ेगा, क्योंकि जब आप आगे बढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि एक ऐसा प्रोनाउन होता है जो पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है लेकिन प्रोनाउन नहीं होता है। तो अब ये देखिए, प्रोनाउन होते हुए भी प्रोनाउन का काम नहीं करता है, एडजेक्टिव का ही काम करता है। तो ये आपको देखना पड़ेगा। वीडियो को बिल्कुल एक एक पॉइंट आप ध्यान से देखिए, समझिए। तो जब आप समझोगे और ध्यान से देखोगे तो कुछ न कुछ आपको ज़रूरी चीज़ ज़रूर मिलेगी। तो सबसे पहली बात, पॉजेसिव प्रोनाउन विदाउट नाउन होता है और पॉजेसिव एडजेक्टिव विद नाउन होता है। ये पहली बात है, ठीक है ना। तो अब जैसे जितने भी हमारे पास प्रोनाउंस होते हैं तो अब उसमें देख लेते हैं कि पॉजेसिव प्रोनाउन कौन सा है और पॉजेसिव एडजेक्टिव कौन सा है। जैसे हम ये कहते हैं कि आवर्स या हम दियर्स, ये मैं बता भी चुका हूँ। जैसे हर्ष होता है, हर्ष ऐसे, और या जैसे लिख दिया जाता है कभी हिज या
माइन, ठीक। और जैसे योर्स, ऐसे करके जब ये लिख दिए जाते हैं तो इसका मतलब होता है प्रोनाउन प्लस नाउन, प्रोनाउन प्लस नाउन। और ये सब में यही चलता है, प्रोनाउन प्लस नाउन। इनमें नाउन जो है इंक्लूडेड होता है, शामिल होता है। वो कैसे पता चलेगा? ज़्यादातर आपने जैसे देखा कभी सेंटेंस में आपको मिला हो कि सेंटेंस में लिखा होता आवर्स इज अ ग्रेट कंट्री, ग्रेट कंट्री। और ये चीज आपको देखने को मिलती होगी। ये चीज इस तरह के सेंटेंस आपको मिलते होंगे, आवर्स इज अ ग्रेट कंट्री। जैसे हम कहते हैं योर्स इज अ ग्रांड स्कूल, ये ऐसा हो गया। जब इनको हम देखो, अब ये आपका जो है, आपका ये प्रोनाउन है, मतलब ये प्रोनाउन है। लेकिन अगर हम देखें तो जब हम कह दें कि आवर कंट्री इज ग्रेट या योर स्कूल इज ग्रैंड, ये आपका पॉजिटिव एडजेक्टिव हो गया। दोनों का अंतर देखिए, ये आपका एडजेक्टिव, आवर के बाद नाउन दिया हुआ है, योर के बाद नाउन दिया हुआ है, योर्स के बाद कोई नाउन नहीं दिया, आवर्स के बाद कोई नाउन नहीं दिया हुआ, तो ये आपका प्रोनाउन कहा जाएगा और ये आपका एडजेक्टिव कहा जाएगा। ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है, ये पॉजिटिव प्रोनाउन है। इसलिए पॉजिटिव प्रोनाउन पॉजिटिव एडजेक्टिव की तरह भी यूज होते हैं। तो जो हम देखते हैं कि आप योर है, माई है, हिम है, हिज है, ऐसे करके जब ये देते हो, आवर्स है तो ये देयर्स है, तो ये पॉजिटिव प्रोनाउन है, पॉजिटिव एडजेक्टिव है। लेकिन हम ये तो कह सकते हैं, बट हमें ये समझना पड़ेगा कि कब ये किस सिचुएशन में प्रोनाउन है और किस सिचुएशन में ये एडजेक्टिव है। तो इस सिचुएशन में ये प्रोनाउन है और इस सिचुएशन में ये एडजेक्टिव है। इस बात को बेहतर ढंग से आपको समझना है और देखना है। अब इसकी ज़रूरत सिंटैक्स में कैसे पड़ती है? कभी कभी इसको हटा देता, आवर इज अ ग्रेट कंट्री, पढ़ते आप ये रहते हो योर इज अ ग्रेट स्कूल, ग्रांड स्कूल। अब जिस समय ये कह देता है तो फिर आप ये नहीं अगर ध्यान देते हो, ये नहीं ध्यान देते हो, तो फिर सेंटेंस को आप पकड़ नहीं पाओगे। जैसे यहाँ पर लिखा आवर्स कंट्री इज ग्रेट, अब उसने ये कह दिया योर्स स्कूल इज ग्रांड, ये कह दिया, तो अब ये गलत हो गया। तो ये हमें जानना जरूरी है कि जिस समय आपका ये नाउन लगा होगा तो इसमें एस नहीं लगेगा, जब से नाउन लगा होगा तो इसमें एस नहीं लगेगा, और जब इसमें नाउन नहीं लगा होगा तो एस लगा होगा, क्योंकि ये प्रोनाउन प्लस नाउन है, ये प्रोनाउन प्लस नाउन है, तो इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते। अगर हमको इस तरह का लिखना है तो आपको ये हटाना पड़ेगा। अगर इसको इस सेंटेंस में ऐसा लिखना चाहते हैं तो फिर ये आपका एस इसका हटाना पड़ेगा। ये डिफरेंस है पॉजिटिव प्रोनाउन और पॉजिटिव एडजेक्टिव की तरह, ठीक है। ये आपका हुआ पहला पॉइंट। इसके बाद हम दूसरा पॉइंट समझते हैं, पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 है कि जो आप हिज को जानते हो, ठीक। हिज आपका पॉजिटिव प्रोनाउन भी है और ये पॉजिटिव एडजेक्टिव भी है। ये पॉजिटिव प्रोनाउन भी है और ये पॉजिटिव एडजेक्टिव भी है। अब देखो, इसके दो रूप नहीं होते हैं, इसमें हम एस नहीं लगा सकते हैं और ना इसका हम एस हटा सकते हैं, इसलिए यही पॉजिटिव प्रोनाउन की तरह यूज होता है और यही पॉजिटिव एडजेक्टिव की तरह हो जाता है। जैसे हम ये लिख दें कि हिज टीचर्स टीच हिम वेल, ये हो गया हिज टीचर्स टीच हिम वेल। फिर हम लिखते हैं दिस
हाउस इज हिज। जैसे हम ये कहते थे ना कि दिस हाउस इज और हम कह देते हैं माइन, या यहाँ पे हम करते हैं योर्स, या हम करते हैं हर्स, या हम यहाँ पे हाज करते हैं, या हम देयर्स करते हैं, या हम आवर्स करते हैं। तो फिर इसी जगह पर आपका हिज भी इसी तरह से हो जाएगा यहाँ पे। तो ये देखिए, ये आपका पजेसिव एडजेक्टिव है। क्योंकि ये आपका नाउन है तो नाउन को क्वालिफाई करने वाला ये आपका एडजेक्टिव हो गया, जो कि एक पजेसिव एडजेक्टिव है। ये पजेसिव एडजेक्टिव है, लेकिन ये आपका पजेसिव प्रोनाउन है। लेकिन इसका जो रूप है, ठीक, वो आपका एक जैसा रहेगा। यहाँ पे हिज और यहाँ पे हिज, जबकि यहाँ पर जैसे दिस हाउस इज माइन लिखा है, लेकिन हम अगर ऐसे कहेंगे तो दिस इज माई हाउस, फिर ये आपका पजेसिव एडजेक्टिव हो गया और ये आपका पजेसिव प्रोनाउन हो गया। तो देखिए, इस सिचुएशन में ये दोनों बदल रहे हैं, ये प्रोनाउन है और ये एडजेक्टिव है, तो इसका फॉर्म चेंज हो रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या है, हिज यहाँ पर भी रहेगा और हिज यहाँ पे रहेगा। तो ये एकमात्र ऐसा प्रोनाउन है जो पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन में एक जैसा रहता है। ये आपका दूसरा पॉइंट है। तो यहाँ पर आप इसको भी बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा, क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि यहाँ पर प्रयोग किया गया है लेकिन लड़का सोचता है यहाँ गलत है, क्योंकि ऐसे सेंटेंस जनरली ज़्यादा नहीं होते हैं। हाँ, लेकिन अगर होता है तो फिर वो एकदम सही है। अगर ऐसा यहाँ हिज टीचर्स टीच वेल, उसके अध्यापक उसको अच्छा पढ़ाते हैं, तो दिस हाउस इज हिज, ये घर उसका है, ये संभव है और ये सेंटेंस पूरी तरह शुद्ध भी है। तो इस बात को आप अच्छी तरह से ध्यान रखें। देखिए, सिचुएशन क्या होती है, अगर चूंकि ये जो ग्रामर होती है, ठीक, ये आपका लर्निंग का मैटर नहीं है, ये प्रैक्टिस का मैटर है। इसको आप ये नहीं कर सकते कि हम रूल्स ढेर सारे याद करें। ये अटेंशन का मैटर है कि कितना ध्यान से आप इसको देखते हो, कितने सावधानी पूर्वक इसको सुनते हो और कितनी ज्यादा इसको प्रैक्टिस करते हो। लर्निंग का मैटर नहीं है। लर्निंग का मैटर कोई ये नहीं है कि कोई आप लिटरेचर में जाकर के कोई क्वेश्चन आंसर याद करते हो, सेंट्रल याद करते हो, ऐसा कुछ नहीं है। हालांकि याद उसमें भी नहीं किया जाता, वो अंडरस्टैंडिंग का मैटर है, लेकिन उसको लोग लर्निंग वाला मान लेते हैं। देखो, लर्न और लर्निंग का मतलब ये होता है कि सीखना होता है। सीख हम ये भी रहे हैं, सीख हम वो भी रहे हैं। अंडरस्टैंडिंग यहाँ भी काम कर रही है, अंडरस्टैंडिंग वहाँ भी काम कर रही है। लेकिन इसमें ये नहीं है कि आप कोई चीज़ पार्टिकुलरली दिमाग पर रट कर याद करो, या उसको हम किसी तरीके से अन्य तरीके से याद करने के लाओ, ये पॉइंट याद कर लें, ऐसा नहीं है। आप कितने रूल्स ऐसे हैं जिनको आप याद नहीं कर सकते हो, और याद करोगे भी तो रहेगा नहीं। इसलिए मैंने कहा कि इट इज अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस, इट इज मैटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो इसको आप अच्छे से अभ्यास करो और बहुत अच्छे से समझो। और जब ये कभी सामने आएगा, अगर आप पढ़ाते वक्त कोई पढ़ा रहा है या पुस्तक पे आप स्वतः ही पढ़ रहे हैं, अगर उसको आप बहुत ज़्यादा अटेंटिव होकर के पढ़ लिए हो, पूरा माइंड देकर कंसंट्रेट होकर के, तो फिर वो आप पढ़ चुके, अब भूल जाओगे इसके बाद। लेकिन जब वो एक्सरसाइज में कभी उस तरह का क्वेश्चन मिलेगा तो उसी समय वो नियम आपको याद आ जाएगा। इसमें ये होता है। पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 3 है कि इट्स एक ऐसा प्रोनाउन है जो एडजेक्टिव होता है, प्रोनाउन नहीं होता। देखिए, प्रोनाउन ये है, अगर हम इसमें ऐसे करें इट, तो ये तो प्रोनाउन है, ये एडजेक्टिव नहीं है, ये प्रोनाउन है आपका, समझ गए ना। और ये इट्स जो लिखा है ये आपका एडजेक्टिव है, ये प्रोनाउन नहीं है, ये प्रोनाउन नहीं है, नहीं है ये प्रोनाउन, और ये आपका एडजेक्टिव नहीं है। तो ये चीज है यहाँ पर। हिज क्या था, हिज प्रोनाउन और एडजेक्टिव दोनों था, लेकिन इट आपका प्रोनाउन है, इट्स आपका एडजेक्टिव है, ये प्रोनाउन नहीं है। क्योंकि ये सिंगल यूज इस तरह से नहीं आता जैसे हमने अन्य चीजों को देखा है। जैसे हम ये कहते हैं कि हिज
कार इज इट्स, ऐसा नहीं होता है, सेंटेंस नहीं आपको बनेगा। लेकिन ये होता है कि आई हैव ए कार, फिर हम कह सकते हैं इट्स कलर इज व्हाइट। तो ये हमेशा आपका नाउन लेता है। इट्स सिंगल नहीं आएगा, और जब सिंगल नहीं आएगा विद नाउन आएगा, और जब विद नाउन आएगा तो एडजेक्टिव हो जाएगा। तो ये आपका एडजेक्टिव है, ये आपका प्रोनाउन नहीं है। तो इसको ध्यान रखना। वैसे जैसे इट है और इट है और इट्स है, इस तरह से जब हम पढ़ते हैं प्रोनाउन के टेबल में, तो प्रोनाउन के टेबल में ही मिलेगा, क्योंकि उत्पत्ति तो वहीं से हुई है ना भाई। इट हमने कोई अलग से रखकर थोड़ी किसी मतलब अलग किसी सिस्टम से बनाया हो, वो मिला तो वहीं है, लेकिन उसी में डिफरेंस आ जाता है, उसी में एक मतलब डिवीजन हो जाता है, उसी में एक क्लासिफिकेशन हो जाता है कि जब हम पॉजिटिव प्रोनाउन पढ़ते हैं तो उसी में पॉजिटिव एडजेक्टिव भी मिल जाते हैं। जब आप एडजेक्टिव का कॉलम पढ़ेंगे, जब आप एडजेक्टिव का टॉपिक पढ़ेंगे तो आपको पॉजिटिव एडजेक्टिव मिलेंगे, तब ये भी मिलेगा। लेकिन अभी प्रोनाउन पढ़ रहे हो तो प्रोनाउन के कंपैरिजन में हम इन चीजों को देख पा रहे हैं कि ये आप केवल ये मान करना चलिए कि ये पॉजिटिव प्रोनाउन ही है, ये पॉजिटिव एडजेक्टिव भी है। कोई कोई बिल्कुल पॉजिटिव प्रोनाउन भी है, पॉजिटिव एडजेक्टिव भी है। पॉजिटिव प्रोनाउन होता है तो उसका फॉर्म चेंज हो जाता है, पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है तो उसका फॉर्म चेंज हो जाता है। पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है तो नाउन लेता है, पॉजिटिव प्रोनाउन होता है तो नाउन नहीं लेता है। कुछ ऐसे प्रोनाउन है जो पॉजिटिव एडजेक्टिव भी वही सेम है और पॉजिटिव प्रोनाउन भी वही सेम है, और कुछ ऐसा है जो पॉजिटिव प्रोनाउन नहीं है, सिर्फ पॉजिटिव एडजेक्टिव है। तो इस चीज को देखना। लेकिन चूंकि चैप्टर में जब आप देखोगे तो ये प्रोनाउन के ही कॉलम में लिखा हुआ, अब जैसे यही लिखा हुआ है तो आप इसको किसी भी तरह से ये कोशिश करके देख लीजिए कि इट्स सिंगल होगा ही नहीं। आई हैव ए पेन, इट्स कलर इज रेड, मेरे पास पेन है, इसका रंग लाल। तो इसकी पॉसिबिलिटी सिंगल विदाउट नाउन की बनती ही नहीं है। इसलिए जब विदाउट नाउन नहीं आएगा, हमेशा नाउन के साथ ही आएगा, तो कैसा होगा, वो फिर आपको पॉजिटिव एडजेक्टिव ही कहना पड़ेगा। तो ये पॉजिटिव आपका एडजेक्टिव है, ठीक है ना। जब भी आप देखोगे तो ये इट्स के बाद आपको इट्स की बात चल रही है, इट की नहीं चल रही है। तो ये आपका तीसरा पॉइंट था। ध्यान से देखिए, बहुत जरूरी चीजें हैं। फिर आपका पॉइंट नंबर 4 है, ठीक। तो यहां पर देखिए कि जब हम पॉजिटिव प्रोनाउन और पॉजिटिव एडजेक्टिव को इस तरह पढ़ रहे होते हैं तो कभी सिचुएशन ऐसी आती है कि ये जो है प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट भी बनता है। यही पॉजिटिव जो प्रोनाउन होता है वो प्रीपोजिशन के एग्जेक्टिव ऑब्जेक्ट के रूप में भी हम देखते हैं। प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट भी यही बनता है, ये देखना। जैसे हम ये कह दें कि योर प्रॉब्लम इज डिफरेंट फ्रॉम हर्ष, ऐसे करके मतलब तुम्हारी समस्या उसकी समस्या से भिन्न है। अब इस तरह के जब सेंटेंस मिलते हैं तो देखिए ये आपका क्या है, ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है, लेकिन ये आपका पॉजिटिव प्रोनाउन बन जाता है। तो जब पॉजिटिव प्रोनाउन बनता है उसके पहले आपका प्रीपोजिशन आता है, तो ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कहलाता है। अब क्या हो जाता है कि कभी कभी क्या कर देते हैं, इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं, और जब हटाते हैं तो हो जाता है योर प्रॉब्लम इज डिफरेंट फ्रॉम हर। ऐसा लगेगा कि सेंटेंस बिल्कुल सही है, कहीं से कोई उसमें मिस्टेक है नहीं, कोई डिफेक्ट नहीं है, लेकिन ये पूरी तरह से गलत है। आप उसको एक पॉजिटिव प्रोनाउन नहीं बनाएंगे तो ये एक ऑब्जेक्ट भी होता है। अच्छा, जब हम यहाँ पर माइन लिखते हैं, माइन लिख दें मान लो, तो माइन लिख देंगे तब हम जब बात जल्दी पकड़ लेंगे
क्योंकि माई हम लिखेंगे तो बात समझ में आने लगे। अगर माई लिख दें ऐसे करके तो फिर हर पढ़ने वाला लड़का समझ जाएगा नहीं नहीं माई कैसे होगा। माई तो पजेसिव एडजेक्टिव के लिए जनरली यूज किया जाता है। योर प्रॉब्लम इज डिफरेंट फ्रॉम माई, तो माई नहीं होगा। तो जब आप यहां पर लिखोगे आप माइन, जब यहां माइन लिखोगे तब तुमको संतुष्टि मिलेगी कि हाँ अब सही है। अब देखो लेकिन ज्यादातर क्या होता है कि वो ऐसे प्रोनाउन चूज करता है जिसमें लड़का ज्यादा से ज्यादा कंफ्यूज होता है। योर प्रॉब्लम इज डिफरेंट फ्रॉम हर, इसमें ऐसा लगता है कि ये सही है। माई और माइन में तो हम समझ जाते हैं, पकड़ लेते हैं बात को। फ्रॉम आवर होगा तो कंफ्यूजन हो जाएगा, फ्रॉम देयर होगा तो कंफ्यूजन हो जाएगा, माइन होगा तो कंफ्यूजन उतना नहीं होगा, हर होगा तो कंफ्यूजन की संभावना बढ़ जाएगी, क्योंकि बात पकड़ने की है। मैंने कहा ये बात अटेंशन की है कि अगर हम उसको पकड़ लें कि अरे यहां पर तो हर्ष होना चाहिए, और जब हर्ष होगा तब से होगा। जैसे हम कहते हैं कि हिज पॉलिसी, ठीक, हिज पॉलिसी इज बेटर देन योर, ऐसे करके आगे। अब जहां पर जब ये चीज आ जाती है, ठीक है ना, तो ये एक प्रीपोजिशन की तरह काम कर रहा है देन, या कंजंक्शन की तरह नहीं है एक हिसाब से, या प्रीपोजिशन की तरह। जब योर बाद में आगे क्लॉज बने तो फिर आपका प्रीपोजिशन हो जाता है। लेकिन यहां पर आपका जैसे होता है कि आई प्रिफर, आई प्रिफर, मैंने कह दिया योर पॉलिसी टू, आई प्रिफर योर पॉलिसी टू, और फिर कर दिया जाए देयर, देयर कर दिया जाए या हर कर दिया जाए। अब आई प्रिफर योर पॉलिसी टू हर, मतलब उसकी पॉलिसी से तुम्हारी पॉलिसी को मैं ज्यादा पसंद करता हूं। हिज पॉलिसी इज बेटर देन योर, तो अब यहां पर क्या है, ये प्रीपोजिशन ये प्रीपोजिशन, तो ऐसे में आपको क्या चाहिए, हर्ष, क्या चाहिए, योर्स, क्या चाहिए, हर्ष। तो ये आपका प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, ये आपका प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। तो इस सिचुएशन में इसको प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कहा जाता है। लेकिन काफी मामला टेक्निकल है कि अगर आप इसको ध्यान नहीं दोगे तो गलती वहीं की वहीं रह जाएगी, उसमें कोई करेक्शन नहीं हो पाएगा। और करेक्शन तो लड़का करता ही करता। देखिए करेक्शन करने से चूकता कौन है, वो चाहे बोर्ड का स्टूडेंट हो और चाहे कंपटीशन का हो। कंपटीशन का हो तो कोई ना कोई बबल भरेगा, कोई ना कोई गोला भरेगा, और बोर्ड का होगा तो जब जानता है कि ये दिया ही गया है तो कुछ तो करना ही करना है, तो जो जहां सही होता है वहां गलत कर देता है, जहां गलत होता है वो गलत ही पड़ा रहता है, तो वो गलत को और महा गलत कर देता है ना। तो यहां पर ये प्रॉब्लम जो है और बिगड़ जाती है। तो नंबर क्या होता है, नंबर वो मिलता मिलता नहीं है। और सिंटेक्स का ये मैटर बहुत ज्यादा कॉमन है कि अगर आपको गलती समझ में आ रही है तब तो आप सही कर पा रहे हो, वरना गलत को और गलत करके चले आओगे, और सब कुछ चलाता है। और गोले भरने में क्या है कि गोले भरने में समझ में आए तो आए, तो कोई तो तीन में तो चार चार गोले, चार में से ABCD में तो कोई तो भरने के आना ही आना है, वो तो छोड़ के कौन आएगा। हाँ माइनस मार्किंग हो और रिस्क हो तो छोड़ भी देते हैं। तो ये भी आप जरा इसको ध्यान रखें। देखो जो यहां तक देखे वीडियो और इसके बाद उन्होंने बंद करके रख दिया है, या उसको स्किप कर दिया है, या छोड़ दिया है, कोई और टिकटॉक वाला वीडियो देखने लगे हैं, उनके लिए थोड़ा सा नुकसान है। क्योंकि जो 5वां पॉइंट है आपका बहुत अच्छा पॉइंट है, पॉइंट नंबर 5। अब जो मतलब अन्य काम में जाकर बिजी हो गए, किसी तरह से उनके पास टाइम नहीं, या किसी और वीडियो में मतलब जो है बिजी हो गए, उनकी बात नहीं है। लेकिन जो अभी भी देख रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पर देखिए कि अगर किसी सेंटेंस में मतलब नॉमिनेटिव केस का प्रोनाउन आ रहा है, नॉमिनेटिव केस का प्रोनाउन है और कंपैरिजन करने के लिए एज और देन का प्रयोग किया गया हो, तो इसके बाद नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन का ही प्रयोग किया जाएगा। नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन का ही प्रयोग होगा।
ये बात आप समझ लीजिए। और अगर ये भी है कि अगर नॉमिनेटिव केस का प्रोनाउन ना हो, मान लीजिए ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन हो, ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन हो, तो फिर एज और देन के बाद ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का ही प्रयोग किया जाएगा। मतलब रूल ज्यादा टफ नहीं है, बहुत आसान है। सिर्फ आपको ये देखना पड़ेगा कि उसमें कंपैरिजन एज देन से हो रहा है क्या। तो अगर एज देन से कंपैरिजन किन्हीं दो नॉमिनेटिव केस के बीच हो रहा है, नियम सुन लीजिए, क्योंकि नियम में बहुत ज्यादा उसकी लैंग्वेज बना के नहीं लिख सकता, इतना वक्त नहीं है कि राइटिंग बनाया जाए इसके बाद विधिवत लिखा जाए। वो तो ये होता है कि अगर आप उसको गौर से सुन रहे हो तो नियम आ जाएगा कि अगर एज देन को लेकर किसी दो नॉमिनेटिव केस की कंपैरिजन हो रही है, या हम नॉमिनेटिव केस को किसी तरह से डिस्क्राइब कर रहे हैं और उसमें एज देन करके आ रहा है, तो फिर एज देन के बाद भी नॉमिनेटिव केस का ही ऑब्जेक्ट आएगा। और अगर ऑब्जेक्टिव केस आ रहा हो तो ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन आएगा। बाकी का काम एग्जाम्पल करेगा। देखिए जैसे यहां पर आ जाए, ही आई हेल्प हिम एज मच एज यू, ये हो गया। या इसी को लेके कहते आई हेल्प यू एज मच एज हिम। मतलब ये ऑब्जेक्टिव केस, ये ऑब्जेक्टिव केस, ये ऑब्जेक्टिव केस और ये ऑब्जेक्टिव केस, यहां पर ये आ रहा है। पहले बात समझना। तो यहां पर आई हेल्प हिम, मैं उसकी मदद करता हूं, उतनी ही ज्यादा करता हूं जितनी मैं तुम्हारी करता हूं। ये ऑब्जेक्टिव केस है, मैं तुम्हारी मदद करता हूं उतनी ज्यादा करता हूं जितनी मैं उसकी करता हूं। तो ये ऑब्जेक्टिव केस, ये ऑब्जेक्टिव केस, ये ऑब्जेक्टिव केस, ये मतलब ये ऑब्जेक्टिव केस, ये ऑब्जेक्टिव केस और ये ऑब्जेक्टिव केस और ये ऑब्जेक्टिव। ठीक, जैसे अगला सेंटेंस है, इसको मैं हटा देता हूं यहां से। जैसे आ जाए, आई लाइक यू मोर देन हिम, मतलब उसकी अपेक्षा मैं तुम्हें ज्यादा प्रेम करता हूं। तो यहां कंपैरिजन उसकी और तुम्हारे बीच है। ये आपका नॉमिनेटिव केस नहीं है, ये आपका ऑब्जेक्टिव केस है। तो ये भी देख लीजिए, ये भी ऑब्जेक्टिव केस है। बात समझ रहे हो। अगर ऐसी सिचुएशन में तुमने यहां पर ही कर दिया तो फिर सेंटेंस गलत हो। अगर यहां पर ऐसी सिचुएशन में आपने ही कर दिया, और यहां तो ही कर ही नहीं सकते हो, क्योंकि यू को लेकर के अगर सेंटेंस बनता है तो बहुत ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि यू ऑब्जेक्ट भी होता है और सब्जेक्ट भी होता है। तो फिर हमें दूसरा जो प्रोनाउन यूज किया गया उससे इस चीज को मतलब समझना है, उससे इस चीज की गहराई पकड़नी है। तो यहां पर देखो, ये तो आपका ऑब्जेक्ट का मैटर। अब सब्जेक्ट का मैटर देखिए। सब्जेक्ट का मैटर हो गया, जैसे आई लाइक यू मोर देन ही। सेंटेंस में बहुत ज्यादा सतर्कता की जरूरत है, मतलब अलर्ट रहने की जरूरत है। देखो ये भी सेंटेंस सही है और सेंटेंस ये भी सही है। वजह क्या है? वजह ये है कि ये करे कि मैं प्रेम करता हूं, पसंद करता हूं तुम्हें भी, है ना, और उसे भी, लेकिन उसकी तुलना में तुम्हें ज्यादा करता हूं। तो ये सिर्फ आपका जो है ये पसंद करने वाला व्यक्ति है और इन दोनों को पसंद करता है। ये दोनों ऑब्जेक्ट है, यानी ये डूअर ये सब्जेक्ट है और ये आपका ऑब्जेक्ट है और ये आपका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, यहां पर क्या है, यहां ये भी इसे प्रेम करता है या पसंद करता है, और यहां ये भी, यानी ये भी इसको लाइक करता है और ये भी लाइक करता है। बस ये है कि उसकी तुलना में ये ज्यादा लाइक करता है, ये ऑब्जेक्ट बन गया। तो ये सिचुएशन कभी कभी अगर आती है तो आपको आगे पीछे का सेंस जरूर देखना पड़ेगा कि वो ऑब्जेक्ट को मतलब डबल कंपैरिजन कर रहा है, ये सब्जेक्ट में डबल कंपैरिजन हो रहा है। देखो इसको प्रेम करने वाले या लाइक करने वाले दो लोग हैं, वो भी इसे लाइक करता है और मैं भी इसे लाइक करता हूं, उसके अपेक्षा मैं इसे ज्यादा लाइक करता हूं।
और ये हम कहते हैं आई लाइक यू एज मच एज ही, तो एज भी आ सकता है और देन भी आ सकता है। तो यहाँ पर वही चीज लिखी हुई कि आई हेल्प यू एज मच एज ही। अब यहाँ पर जैसे हम यहाँ पर हटा करके आपको ही कर दें तो ये कह नहीं सकते हो कि ये गलत है। और जब इसमें नाउन आता है, मान लीजिए आई हेल्प यू एज मच एज योर ब्रदर, अगर ऐसा कर देता है तो फिर यहाँ नॉमिनेटिव केस हो गया और वो इसमें कंपैरिजन करेगा। अगर यहाँ पर आ जाता है कोई नाउन आ जाता है, ब्रदर आ जाता है, तो उससे तो ये पहचान नहीं होगी ना कि ये आपका ऑब्जेक्टिव केस है कि पॉजिटिव केस है। तो वहां पर आई हेल्प यू एज में, तो ऐसे में पॉसिबिलिटी ज्यादातर उसकी नॉमिनेटिव केस की ही रहती है। ये बात आपको समझना है। यहां पर हो गया मैं तुम्हारी मदद करता हूं और वो भी तुम्हारी मदद करता है, लेकिन मैं तुम्हारी उतनी ही मदद करता हूं जितनी वो करता है। और पहले क्या था, हिम में क्या था, अगर यहाँ पे हिम लगा दिया जाए, हिम लगाने पे क्या होगा, मैं तुम्हारी मदद करता हूं, उसकी भी करता हूं, पर मैं तुम्हारी उतनी ही मदद करता हूं जितनी मैं उसकी करता हूं। तो यहाँ मदद करने वाला एक है और इस सिचुएशन में मदद करने वाले दो हैं और मदद पाने वाला एक है। ये बात आप बहुत अच्छी तरह समझेंगे और सेंटेंस काफी जो है क्रिटिकल है और गौर से समझेंगे तभी इस चीज को समझ पाएंगे। तो ये पांचवा पॉइंट था जिसमें लड़का बहुत ज्यादा उलझ जाता है, क्योंकि इसमें प्रोनाउन का मैटर है। और इस तरह का मैटर इसलिए बन जाता है क्योंकि ये यू डाल करके जब देता है तो अब जैसे ये हो जाता है कि जैसे हम कह दें माई मदर लव्स मी मोर देन माई सिस्टर। अब अगर यहां पर आपको डिसीजन लेने के लिए कहा जाए तो आप एक बार यही सोचोगे कि जवाब क्या होगा। देखो, लेकिन पॉसिबिलिटी के अकॉर्डिंग किया जाता है कि सेंटेंस में जो कॉमन सेंस जिसको कहते हैं, कॉमन सेंस ज्यादातर क्या है, कॉमन सेंस ये कि मेरी माँ मुझे भी प्रेम करती है, मेरी बहन को भी प्रेम करती है। यहाँ पर प्रेम करने वाला एक है और प्रेम किए जाने वाले दो हैं, अर्थात ये ऑब्जेक्ट के रूप में लिया जाता है और ये भी ऑब्जेक्ट के रूप में लिया जाता है। हालांकि यहाँ नाउन है, अगर आप सब्जेक्ट के रूप में लेंगे तो कोई नकार नहीं सकता, कोई भी नहीं नकार सकता। और हम साबित कर सकते हैं कि वो अगर नाउन के रूप में नॉमिनेटिव केस में लेता है तो सही है। मतलब मेरी माँ मुझे प्रेम करती है और मेरी बहन भी मुझे प्रेम करती है, बस ये है कि मेरे बहन को तुलना में मेरी माँ मुझे ज्यादा प्रेम करती है। तो इसमें क्या गलत है बताइए, कहीं से भी गलत नहीं है। मतलब माँ भी प्रेम करती है और मेरी बहन भी मुझे प्रेम करती है, बस मेरी बहन की अपेक्षा माँ ज्यादा प्रेम करती है। लेकिन जनरली ऐसा एक्सपेक्ट सेंटेंस से किया नहीं जा सकता ऐसे में, बस चूंकि यहाँ पर यह है कि माँ माँ होती है, माँ दोनों को प्रेम कर सकती है, ये कोई जरूरी नहीं है। तो ज्यादातर कॉमन सेंटेंस ये लिया जाता है कि मेरी माँ मुझे प्रेम करती है मेरी बहन से ज्यादा। तो मेरी माँ मेरी बहन से मुझे ज्यादा प्रेम, मतलब मेरी बहन मुझे कम प्रेम करती है और मेरी माँ मुझे ज्यादा प्रेम करती है। अब ये चीज हो गई। दूसरा तो इसका सेंस कम लिया जाता है, मेरी माँ मेरी बहन को कम प्रेम करती है और मुझे ज्यादा प्रेम करती है, इस सेंस में इसको ज्यादा लिया जाता है। इसीलिए ऐसे में नाउन को यहां पर इंक्लूड कम किया जाता है या कि ना के बराबर किया जाता है। ज्यादातर वो प्रोनाउन को लेता है और प्रोनाउन में ये कंफ्यूजन नहीं रहता है, प्रोनाउन में ये कंफ्यूजन रहता नहीं है। लेकिन अगर कोई यहां पर ये रख कर दे दे तो फंसाने के लिए पर्याप्त है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसलिए प्रोनाउन में ज्यादातर परीक्षाओं में सेंटेंस ये वाले आते हैं। तो वहां पर मान लीजिए यहाँ पर अब आई लाइक यू कर दिया या आई लाइक हिम कर दिया, यहाँ पर यू कर दिया, ऐसे करके तो वो सेंटेंस समझना पड़ेगा कि कंपैरिजन किसके बीच हो रही है, ऑब्जेक्टिव केस के बीच हो रही है या नॉमिनेटिव केस के बीच। तो अगर ऑब्जेक्टिव केस के बीच हो रही है तो उधर भी ऑब्जेक्टिव केस होगा और नॉमिनेटिव केस के बीच हो रही है तो उधर भी नॉमिनेटिव केस होगा। जस्ट फाइनल मतलब यही पॉइंट है केवल, इसमें समझे। अगर तो जो मैंने पॉइंट पहले बताया था कि अगर नॉमिनेटिव केस में कंपैरिजन हो रही है तो एज देन के बाद नॉमिनेटिव केस का ही प्रोनाउन आएगा। अगर ऑब्जेक्टिव केस के लिए आप कंपैरिजन कर रहे हो तो एज देन के बाद ऑब्जेक्टिव केस आएगा। पर ऐसे सेंटेंसेस में आपकी संभावना ज्यादातर ऑब्जेक्टिव केस की ही यहाँ पे रहती है। हाँ, अगर यहाँ पर ये कर दिया जाए देन माई फादर, अब यहां पर देखिए अलग हो गया।
यहाँ 100% ये है कि ये पिताजी भी मुझे प्रेम करते हैं और मेरी माँ भी मुझे प्रेम करती है, लेकिन ये है कि मेरी माँ मेरे पिताजी की अपेक्षा ज्यादा प्रेम करती है। अब तो श्योर हो गया ना। तो वो वहां सिस्टर का मैटर था, तो वो ऑब्जेक्टिव केस में जाएगा, क्योंकि माँ अपने बच्चों को प्रेम करती है ज्यादातर, ये उसका मतलब लेवल रहता है। अब यहाँ क्या माँ बाप दोनों है, तो अब ये थोड़ी नहीं कि मेरी माँ मुझे प्रेम करती और मेरे पिता को प्रेम करती, ये कंपैरिजन ठीक नहीं है, ऐसा नहीं कहा जाता है। तो पिताजी भी प्रेम करते मुझको, माँ भी प्रेम करती, पिताजी से मेरी माँ मुझे ज्यादा प्रेम करती है। तो ये अब नॉमिनेटिव केस, पक्का इसको नॉमिनेटिव केस में लेंगे। और उसको जो हम जो माई सिस्टर लगा था, जो माई सिस्टर लगा हुआ था, तो माई सिस्टर आपका ऑब्जेक्टिव केस में लेना चाहिए, ऐसी सेंटेंस की डिमांड है। बाकी सोचने के लिए व्यक्तिगत तौर पर कुछ भी सोच सकता है, कोई भी लॉजिक या कॉन्सेप्ट लगा सकता है। ये कॉन्सेप्ट लगाने वाले के अपनी मतलब तरीके हैं, अपनी विधियां हैं। ठीक है, तो कीप एंजॉइंग, कीप वॉचिंग एंड कीप लाइकिंग एंड सब्सक्राइबिंग एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।